स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम महात्मा गांधी और उनकी नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी के द्वारा किए गए जितने भी मूवमेंट्स थे आज हम वो कवर करेंगे। अगर बात करूं महात्मा गांधी जी के, तो महात्मा गांधी आप जानते हैं, जैसे कि हमारी इंडियन हिस्ट्री की बात करूं तो महात्मा गांधी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फेमस पर्सनैलिटी है। ऐसा भी कह सकते हैं कि उनके द्वारा किए गए मूवमेंट्स की वजह से आज हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के कॉन्ट्रीब्यूशंस की। अगर उनके इंडियन फ्रीडम की कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद जितनी बात की जाए उतनी कम है। पहले उनके कुछ बैकग्राउंड्स देख लेते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869, जिसको हम गांधी जयंती के नाम से जानते हैं, और उनका जन्म हुआ था पोरबंदर, जो कि है गुजरात में। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। जैसे बुद्ध और जैन लोगों ने ये मैसेज स्प्रेड किया था कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, किसी भी जीव को हमें कोई चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, हमें नॉन वायलेंट रहना चाहिए। वैसे ही गांधी जी भी अपने लाइफ के जो भी उसूल हैं, जो भी काम करते हैं, वो सब को नॉन वायलेंस करते हैं, और बिना वायलेंस के ही उन्होंने ब्रिटिश को इंडिया से बाहर निकाल दिया था। इसके लिए उनको फादर ऑफ द नेशन या फिर बापू के नाम से जाना जाता है। गांधी जी का जो रोल था, जो भी वो सत्याग्रह करते थे या कुछ भी करते थे, चाहे वो सोसाइटी के लिए हो चाहे वो पॉलिटिकल के लिए हो, उनके जितने भी मूवमेंट थे वो कहीं ना कहीं सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। बात करो अमेरिकन की, यूरोप की, उनके न्यूज़पेपर में, उनके मैगजीन्स में, उनके बुक्स में, उनके रेडियो में कहीं ना कहीं गांधी जी का बोलबाल चलता था। और गांधी जी कहीं ना कहीं इंडिया के फेस बन गए थे। जैसे कि वो उनकी अपील थी कि इंडिया को फ्री करो ब्रिटिश के रूल से, तो जो पूरी दुनिया थी वो सब गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे, और गांधी जी के वजह से कहीं ना कहीं इंडिया को इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गांधी जी थे वो कहीं ना कहीं सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। गांधी जी सिर्फ फ्रीडम के लिए या फिर अपने नेशन के लिए ही नहीं जाने जाते, उन्होंने अपने इन्वायरमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट किया था। उनका मानना था हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन अपने नेचर को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नेचर है तो हम हैं। इसके लिए उनको एक ऐसा शख्स भी माना जाता है जो इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है। वो गांधी जी एक मेथड यूज करते थे जिसका नाम है सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी कि सच की राह में चलना। उनके जितने भी मूवमेंट्स होते थे, सत्याग्रह होते थे, सब नॉन वायलेंस होते थे, यानी कि किसी को भी चोट नहीं पहुंचाते थे। और कहीं ना कहीं उनके सत्याग्रह की वजह से ही जो ब्रिटिश थी उनको इंडिया से जाना पड़ा। उनकी लीडरशिप दिखाई देती है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में, जहाँ पे इंडिया को यूनिट करने में यानी कि इंडिया को साथ लाने में उनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल था। तो यहाँ पे हमने देखा कि गांधी जी के कुछ कंट्रीब्यूशन, इस कंट्रीब्यूशन को देख के ही आपको लगा होगा कि जो हमारे महात्मा गांधी है उन्होंने हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किए। चलिए आइए अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले ये कुछ इम्पोर्टेंट विथ ईयर्स कुछ इवेंट्स हैं गांधी जी की तरफ से, जिससे हमारे चैप्टर थोड़े और क्लियर होते गए। जैसे कि बात करूँ 1915 को, तो 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न आए थे। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। प्रोफेशनली बात करूँ तो गांधी जी लॉयर थे, तो 1893 में वो साउथ अफ्रीका अपनी वकालत करने के लिए गए। वहाँ पे उनके साथ एक नहीं दो नहीं काफ़ी ज़्यादा ऐसी घटनाएं हुई जहाँ उनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, यानी कि उनको काफ़ी ज़्यादा नीचे दिखाया गया क्योंकि वो इंडियन थे, उनका कलर ब्राउन था। तो गांधी जी को लगा कि जब यहाँ पे इंडिया के बाहर फॉरेन लोग जब यहाँ पे इंडियंस एशियन लोगों के साथ जो ब्राउन कलर के उनके साथ अगर इतना ज़्यादा ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो इंडिया में कितना बिहेव कर रहे होंगे। तो वहीं कहीं ना कहीं गांधी जी ने ठान लिया था कि अब वो इंडिया आएंगे और इंडियन लोगों के लिए वो क्या करेंगे, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट करेंगे। तो 1915 में जब गांधी जी आए तो वो परमानेंटली आ गए कि अब इंडिया से कहीं नहीं जाना, इंडिया को आज़ाद कराना है। और इसी उन्हीं के मुनीम में 1917 में उन्होंने अपना सबसे पहला सत्याग्रह किया।
कहाँ पे? चंपारण में। हम इस मूवमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। 1918 में खेड़ा, जहाँ उन्होंने वर्कर्स के लिए मूवमेंट किया। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था जिसका नाम है रॉवेल्ट एक्ट, और उसी रॉवेल्ट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने पूरे नेशन में कहीं ना कहीं आंदोलन छेड़ दिया था, स्ट्राइक छेड़ दिया था, जिसकी वजह से हुआ जलियनवाला बाग। इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें आदमी, औरत, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, बच्चे, बूढ़े, सारे लोग, मिडिल क्लास, अपर क्लास, जितने भी लोग थे, सब ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। और खिलाफत मूवमेंट यानी कि खिलाफत मूवमेंट के वजह से कहीं ना कहीं मुस्लिम भाई बंधु भी हमारे साथ शामिल हो गए। ये सब कुछ हुआ गांधी जी के वजह से। 1928 में उन्होंने पीजेंट्स के खिलाफ मूवमेंट किया बरदौली में। 1929 में ऐलान किया गया पूर्ण स्वराज। 1931 में गांधी जी और इरविन जी के बीच में एक पैक्ट हुआ था, पैक्ट यानी कि समझौता हुआ था जिसकी अग्रीमेंट बनाई गई थी, वो हुआ। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और इसी एक्ट में कहीं ना कहीं इंडियंस लोगों को पार्लियामेंट में कुछ रिप्रेजेंटेटिव भी मिले थे। और 1942 में गांधी जी ने स्टार्ट किया क्विट इंडिया मूवमेंट, अगर हिंदी में बोला जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन। अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी और लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ, गांधी जी इतने ज्यादा फेमस कैसे हुए, उन्होंने इतने ज्यादा मूवमेंट्स किए, पूरी कंट्री उनके सपोर्ट में कैसे आ गई, सिर्फ कंट्री नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड वो इतने ज्यादा सबके चहेते चेहरे क्यों बन गए। पूरे वर्ल्ड वाइड में कहीं ना कहीं गांधी जी के चेहरे से इंडिया को पहचानना स्टार्ट हुआ। तो इसका एक पीछे की एक कहानी है, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हो, एज अ प्रोफेशनल गांधी जी लॉयर थे, तो वो साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। जब वो 1893 में गए तो उनके साथ जो साउथ अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ। जैसे कि आपने उनकी एक कहानी सुनी होगी कि वो एक ट्रेन में यात्रा करने गए थे, उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट निकाली, लेकिन वहाँ के टीसी ने उनको वहाँ से निकाल दिया फर्स्ट क्लास से, और उनको कहा गया कि आप थर्ड क्लास में जाओ। क्यों? रीज़न ये था कि उनका कलर ब्राउन था, और बाहर गाँव में यानी कि फॉरेन कंट्रीज में भी इनइक्वालिटी होती थी कलर्स को लेके। अगर आप गोरे हो तो आप अपर में आ जाओगे, लेकिन अगर आप सांवले हो या फिर ब्राउन हो तो आप लोअर में आ जाओगे। तो गांधी जी इंडियन कलर के थे, ब्राउन, तो उनको थर्ड क्लास में डाला गया। गांधी जी ने बोला मैंने तो टिकट ली है तो मैं क्यों थर्ड क्लास में जाऊं, लेकिन वहां पे उनके साथ हाथापाई हुई। ऐसे एक नहीं काफी ज्यादा और भी किस्से हुए, जिससे गांधी जी ने ये बात तो ठान ली कि मैं इंडिया जाऊंगा, इंडिया को ब्रिटिश से आजाद करवाऊंगा। तो तकरीबन 20 साल बाद गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। जब गांधी जी 1915 में इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि जो इंडिया का रूप था वो काफी ज्यादा बदल चुका था, क्योंकि पहले जो इंडिया था उसमें कहीं यूनिटी नहीं थी, वहाँ के लोग कभी अपील नहीं करते थे कि उन्हें आज़ाद होना है, वो एकदम गुलामों वाली जिंदगी जी रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने की वजह से लोगों को एक नजरिया मिला, एक जरिया मिला, जहाँ पे वो लोग अपनी एक अपील, अपनी एक डिमांड रख सकते थे ब्रिटिश के सामने कि उन्हें आज़ाद होना है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के वजह से कहीं ना कहीं इंडिया पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि 1915 में गांधी जी आए तो उन्होंने एक अलग ही इंडिया देखी। पहले की जो इंडिया थी 1893 में वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, पार्टिसिपेट नहीं होती थी, डिमांड नहीं रखती थी, जो हो रहा है उसको होने देती थी, आंख बंद करके सब सहन कर लेती थी। लेकिन जब वो 1915 में इंडिया आए तो उन्होंने एक न्यू इंडिया देखा। किसकी वजह से? इंडियन नेशनल कांग्रेस के वजह से। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी बॉडी बनी जो पूरी इंडिया में ब्रिटिश के खिलाफ कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रही थी और गवर्नमेंट बनाने की भी तैयारी कर रही थी। उन्होंने अपने काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस खोले, काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ और टाउन्स में। तो यहाँ पे हुआ ये, और इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1905 से 1907 तक स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्ट किया। अब स्वदेशी मूवमेंट क्या होता है? स्वदेशी मूवमेंट का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडियन लोगों से कहा
कि आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट को यूज करोगे, यानी कि चाहे कपड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी वेयर हो या कोई भी सामान हो, आप क्या करोगे, वो सामान खरीदोगे जो इंडियन इंडस्ट्री या इंडियन के हाथ के कारीगरों से बना गया है। आप कोई भी फॉरेनर चीज को यूज नहीं करोगे। इसको कहा जाता है स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट में बहुत ज्यादा इंडियंस लोग थे जो पार्टिसिपेटेड थे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक गलती हो गई। क्या? कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज यानी कि शहरी इलाकों में ही वो अपने मूवमेंट चलाते थे, और गांव में तो वो पहुंचते ही नहीं थे, और गांव वालों को खबर भी नहीं होती थी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और तब के टाइम की बात करूं तो इंडिया में 25% अर्बन एरियाज थी और 75% रूरल एरिया। तो आप देख सकते हो कि इंडिया की जो भीड़ थी, कितने कम लोग थे जो ऐसे मूवमेंट में पार्टिसिपेटेड हो पाते थे। इसीलिए जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मूवमेंट स्टार्ट किया, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग ऐसे उभरने लगे जो काफी ज्यादा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे। जैसे कि बात करूं बाल गंगाधर तिलक की, बिपिन चंद्र पाल की, लाला लाजपत राय की, ये तीन एक ऐसे लीडर थे जो सबसे ज्यादा उभर के आए। इनकी जो टेक्निक्स थी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने की, वो काफी ज्यादा यूनिक थी। अगर बात करूं इन तीनों की, तो इन तीनों को एक्सट्रीमिस्ट भी कहा गया है। एक्सट्रीमिस्ट यानी कि इन लोग अपनी जो भी डिमांड रखते थे, ये लोग अपनी जो भी अपील रखते थे, ये काफी ज्यादा थोड़े बहुत अग्रेसिवली रखना पसंद करते थे। जैसे कि अगर बात करूं मैं बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन्होंने काफी ज्यादा जो भी डिमांड रखी या फिर अपील रखा, ये लोग उसमें काफी ज्यादा अग्रेसिव थी। और कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो बाकी के लीडर्स थे, जिन्हें मॉडरेट्स कहा जाता है, जैसे कि दादा भाई नौरोजी हो जाए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाए, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाए, ऐसे जो बड़े बड़े लीडर्स थे, ये लोग अपने डिमांड्स को रखने के लिए काफी सिंपल, काफी ज्यादा कानूनी रास्ता, काफी ज्यादा धीरे धीरे ऐसे रास्ते अपनाते थे। लेकिन जो ये तीन लीडर्स थे, अगर शॉर्ट में बोला जाए तो इन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। तो लाल बाल पाल ये ऐसे लीडर्स थे जिनका मानना था ये जो ब्रिटिश है ना, ये कानूनी तौर पे ऐसे बैठ के प्यार से बात करने समझने वाली नहीं है, इनको तो सीधा ऐसे मजा चकाना होगा ना, इनको तुरंत भगाना होगा। लेकिन जो बाकी के कांग्रेस के लीडर्स थे, उनका मानना कुछ और था कि हमें आराम से बात करना चाहिए, नॉर्मली धीरे धीरे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस में फूट पड़ गई। जहां पे एक तरफ थे गरम दल जो फटाफट अग्रेसिवली काम करना चाहते थे, एक तरफ थे नरम दल। नरम दल वो लीडर्स आते हैं जिन लीडर्स को आराम से कानूनी तौर पे बातचीत करके अपने मामले को सुलझाना होता है। तो ये इसी माहौल में आते हैं गांधी जी। गांधी जी के सबसे बड़े मेंटोर माने गए हैं गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें साफ साफ कहा था, अगर आपको इंडिया में आना है, मतलब इंडिया में आके आपको इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए कुछ करना है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि इंडिया है क्या, इंडिया के लोग क्या चाहते हैं, ब्रिटिश कैसे एक्सप्लॉइट कर रही है। क्योंकि गांधी जी थे वो इंडिया में कभी ज्यादा रहे ही नहीं, जैसे कि आप देख रहे हो 20 साल के लिए साउथ अफ्रीका में थे। तो यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया, एक साल तक पूरी इंडिया के चक्कर काटने लगे। पूरी इंडिया के जो कोने कोने का हिस्सा है, जहाँ बारीक मतलब जहाँ पे नेटवर्किंग बहुत कम है, जहाँ के शहर के लोग भी नहीं जाते, कोने कोने में वो एक साल घूमे फिरे, लोगों से बात की, उनकी तकलीफें समझी। उसके बाद उन्होंने सारी चीज को सर्वे किया, सारी चीज को समझा, और फिर उन्होंने अपनी लड़ाई की शुरुआत की। उनका सबसे पहला मेजर अपीयरेंस यानी कि ऐसा पहली बार हुआ जहां उन्होंने खड़े होकर स्पीच दी और वो लोगों के नजर में आने लगे, वो हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन पे। वो कब था? फरवरी 1916 में। तो यहाँ पे जब वो BHU यानी कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए आए थे, तो उनको स्पीच देने के लिए कहा गया। अब जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्होंने कहा था कि आपको इंडिया की लड़ाई लड़ने के पहले इंडिया वालों को समझना होगा। तो एक साल की स्टडी करने के बाद गांधी जी
यहाँ पे आए मेजर अपीयरेंस, जहाँ पे उनको बुलाया गया था। उनको इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने काफी ज्यादा अच्छे काम किए थे। उन्होंने रिलीजियस हार्मोनी के लिए काम किया था, यानी कि अगर आप कास्ट बेस पे, कलर बेस पे, रिलीजन बेस पे किसी को नीचा दिखाते हो, किसी की मदद नहीं करते हो, किसी को तकलीफ देते हो, ये तो गलत बात है। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी काफी ज्यादा सत्याग्रह किए, काफी ज्यादा रोल प्ले किए। तो वहां के काम के लिए उनको यहाँ पे स्पीच देने के लिए बुलाया गया। तो उनकी जो ये स्पीच थी ना, वो काफी ज्यादा दमदार थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो आईना दिखाया इंडियन लोगों को जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। जैसे कि उनके स्पीच में उन्होंने सीधा सीधा इंडियन लोगों को कह दिया कि यहाँ पे मैं अभी जो देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ एलाइट लोग आए हैं। एलाइट यानी कि बड़े लोग, जो अमीर हैं, जो पावरफुल हैं, सिर्फ वही लोग आए हैं। और उनकी अगर नंबर्स में बात करूँ तो उनके नंबर्स काफी ज्यादा कम हैं। लेकिन वही मैं बात करता हूँ फार्मर्स की, लेबरर्स की, वर्कर्स की, जिनके नंबर्स बहुत ज्यादा है, जो 85% से ज्यादा पॉपुलेशन कैरी करते हैं। वो लोग तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी खोली गई है वो कहीं ना कहीं हिंदू के लिए खोली गई है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे कोई इंडियन दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे अपने स्पीच में उन्होंने साफ साफ इंडियन लोगों को, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, कांग्रेस की कहीं ना कहीं पावरफुल लीडर तब के टाइम की एनी बेसेंट, वो भी आई हुई थी। उन्होंने साफ साफ सबके सामने कह दिया कि आप लोग अपने ही लोगों के साथ अगर इतना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, अगर आप अपने लोगों को ही इतनी तकलीफ दोगे, तो आप क्यों उम्मीद करते हो कि ब्रिटिश से आप इंडिपेंडेंस मिले। यहाँ पे अगर हमें ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस चाहिए तो कहीं ना कहीं हमें यूनाइट होना होगा, सबको एक साथ होना होगा, सबको एक नजर से देखना होगा। इतना उन्होंने आईना दिखाया। और उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिश के रूल में रह के हम खुद के यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, ये भी काफी ज्यादा तारीफ वाली बात है। उन्होंने इसको भी काफी ज्यादा बढ़ाई दी। तो उन्होंने यहाँ पे एक लाइन बोली थी, जैसे कि आप देख सकते हो, देयर इज नो सेलिब्रेशन फॉर इंडिया अनलेस यू स्ट्रिप योर सेल्फ ऑफ इस ज्वेलरी एंड होल्ड इट इन द ट्रस्ट ऑफ योर कंट्रीमैन इन इंडिया, देयर कैन बी नो स्पिरिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अबाउट अस। यहाँ पे गांधी जी ने वहां पे जितने भी बड़े लोग आए हुए थे, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे वो अमीर अपर क्लास हो, कोई भी हो, उन्होंने वहां पे साफ साफ बोल दिया कि आप इतना पैसा कमाते हो, आप इतना वेल्थ है आपके पास, लेकिन क्या फायदा, आपको मोक्ष तो मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है सेल्वेशन, सेल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष मतलब जहाँ पे आप एक फील करते हो कि आपका सब कुछ हो गया है, आप बहुत खुश हो, अब आप खुशी खुशी भगवान के पास जा सकते हो, आप शांति से रह सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने वहां पे जितने भी बड़े लोग थे, जितने भी लीडर्स थे, जो भी थे, उन सबको बोला कि आपको कभी मोक्ष मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जिसके वजह से आप अमीर बने हो, वर्कर्स, लेबरर्स, फार्मर्स, आप जिनके वजह से अमीर बने हो, अगर आप उनको ही रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उनकी हेल्प नहीं कर सकते, तो क्या फायदा ऐसे धन दौलत का। तो यहाँ पे आपको मोक्ष पाने के लिए अपनी जितनी भी ज्वेलरी है, जो भी आपका वेल्थ है, जितना भी आपके पास पैसा है, आपको उन पैसे, वेल्थ, ज्वेलरी, जो भी आपका सामान है, आपको यूज करना चाहिए ऐसे लोगों की मदद करने के लिए। अगर आप आपस में ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आप खुद की गवर्नमेंट चला सकते हो। तो यहाँ पे स्पीच में आप देख सकते हो, पहली बार उन्होंने स्पीच दिया, पहली बार कहीं ना कहीं वो इंडियंस लोगों के सामने आ रहे। पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने साउथ अफ्रीका के कुछ गिने चुने कामों की वजह से जाने जाते थे, लेकिन जब उन्होंने ये स्पीच दिया, उन्होंने समझा कि एग्जैक्टली इंडिया कहाँ मार खा रही है अपने फ्रीडम मूवमेंट्स में। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो भी मूवमेंट चलाती थी, वो सिर्फ और सिर्फ सिटीज में ही रहता था, यानी कि शहरों में। वो गाँव में कभी गई ही नहीं है, जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। इसके लिए उनके मूवमेंट को कभी काफी ज्यादा एक्सक्रेलेट मिला ही नहीं, वो काफी ज्यादा फैला ही नहीं, क्योंकि गाँव के लोगों को पता ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है। और तब के टाइम पे तो न्यूज़पेपर, टीवी ऐसा कुछ था ही नहीं जहाँ पे उन्हें इंफॉर्मेशन मिल सके, जहाँ पे वो लोग कम्युनिकेट कर सके।
तो गांधी जी ने इस कमजोरी को पकड़ा और उस कमजोरी पे काम करना स्टार्ट किया। तो यहाँ भी जब उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के ओपनिंग में स्पीच दिया तो उन्होंने सबको आईना दिखा दिया कि हम इंडियंस लोग आपस में ही एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, तो हम क्यों उम्मीद लगाते कि हमारी खुद की गवर्नमेंट चले। तो इस स्पीच के वजह से कहीं ना कहीं जो पीजेंट्स लोग थे, जो लेबरर्स थे, उनको लगा कि उनका मसीहा आ गया। मतलब पहली बार ऐसा कोई आदमी आया है जो उनकी भलाई के बारे में, उनके बारे में सोचता है। और इसी स्पीच के दौरान वो सबकी नज़र में सबके फेवरेट बन गए। और दिसंबर 1916 में एक पीजेंट यानी कि एक गांव का मुखिया उनको चंपारण में इनवाइट किया। चंपारण बिहार का एक गांव है, वहां पे उनको इनवाइट करके कहा कि ब्रिटिश हमारे गांव के फार्मर्स पे काफ़ी ज़्यादा अन्याय कर रही है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिए, प्लीज़ आइए हमारी हेल्प कीजिए। तो यहाँ पे गांधी जी का पहला जो उनका सत्याग्रह था इंडिया में, वो उनका हुआ। आई होप आपका ये वाली जितने भी पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब जैसे कि बात करूँ नॉन कॉपरेशन की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था क्या, लेकिन नॉन कॉपरेशन के बैकग्राउंड के बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे। पहले तो गांधी जी स्पेसिफिक कुछ रीजन्स में जाने चाहते थे इंडिया में, लेकिन कहीं ना कहीं नॉन कॉपरेशन की वजह से वो पूरी इंडिया कंट्री में जानने लगे। पहले कुछ लोग थे जो गांधी जी को जानते थे, पर कुछ लोग थे जो लोग नहीं जानते थे, उनके मेथड्स के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले के कुछ जो लीडर्स लोग थे, इंडियंस लोग थे, वो गरीब गांव के लोगों को सपोर्ट करते ही नहीं थे और उनको पार्टिसिपेट ही नहीं होने देते थे उनके मूवमेंट में। तो यहाँ पे गांधी जी के मूवमेंट के वजह से कैसे पूरी इंडिया पार्टिसिपेट हुआ, कैसे पूरी इंडिया यूनिट हुई, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, चंपारण में, बिहार में एक गांव था चंपारण नाम का। वहां पे होता ये था कि वहां के फार्मर्स को ब्रिटिश जबरदस्ती बोलती थी कि आप इंडिगो उगाओ। इंडिगो क्या होता है? एक ऐसा प्लांट होता है जो कपड़ों को कलर करने में काम होता है। अब जैसे कि आप जानते हो, जो इंडियन फार्मर्स है वो अनाज उगाती है ताकि अनाज से उनका पेट भी भर सके और उनको कुछ पैसे भी मिल सके। अगर उनके पास कुछ पैसे ना हो तो वो बार्टर सिस्टम, बार्टर यानी कि गेहूं देके चावल लेना, चावल देके मसाला लेना, ऐसे बार्टर सिस्टम को यूज करके अपना जो लाइफ है क्या कर सके, चला सके। लेकिन वहां पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठी थी, उन्होंने चंपारण के जितने भी फार्मर्स लोग थे उन सबको बोला कि आपको इंडिगो ही उगाना पड़ेगा। इंडिगो क्यों उगाना पड़ेगा? क्योंकि ब्रिटिश की बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जहाँ पे वो बड़े बड़े कपड़े क्या करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे और उनको इसकी डिमांड थी। अगर ब्रिटिश इंडिया से सामान खरीद रही है तो सिंपल सी बात है, वो एकदम सस्ते भाव में खरीदेगी, जिससे हमारे इंडियन फार्मर को कोई फायदा होगा ही नहीं। और कहीं ना कहीं इंडिगो कल्टीवेशन के वजह से जो सॉइल भी होती है, जिसकी फर्टिलिटी खत्म होने को आती, जिसके वजह से जो वहाँ के चंपारण के जो फार्मर्स थे वो काफी ज्यादा परेशान थे। तो चंपारण के जो मेन बड़े फार्मर्स थे, उन्होंने क्या किया, जब कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी लखनऊ में दिसंबर 1916 में, तो उन्होंने गांधी जी को बोला कि प्लीज आप हमारे साथ चलिए, हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि जो ब्रिटिश है वो हमें चैन से जीने नहीं दे रही है। तो यहाँ पे गांधी जी चंपारण गए, उन्होंने अपना पहला इंडिया में सत्याग्रह किया जहाँ पे उन्हें सक्सेस मिला और जिसकी वजह से गांधी जी का नाम क्या होने लगा, फैलने लगा। लेकिन पर्टिकुलर जगह में, जैसे चंपारण में उन्होंने किया तो चंपारण में ही उनका नाम आने लगा। तो गांधी जी के सत्याग्रह के वजह से चंपारण के जितने फार्मर्स थे उनको सबसे पहला तो ये परमिशन मिली कि उनको जो अनाज उगाना है वो अनाज वो उगा सकते हैं और जो टैक्स था वो भी उनका कम हुआ। तो इस सक्सेसफुल सत्याग्रह के वजह से आने वाले अगले साल ही उन्होंने और 2 सत्याग्रह किए। जैसे कि अहमदाबाद में उन्होंने जो मिल के वर्कर्स लोग थे उनके लिए उन्होंने मूवमेंट किया, उनको बोला स्ट्राइक में जाने के लिए। ये कब हुआ? फरवरी मार्च 1918 में। और दूसरा उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट किया खेड़ा में, जहाँ के जो पीजेंट थे उनका डिमांड था कि नेचुरल डिजास्टर के वजह से उनका जो खेती बाड़ी जो अनाज था
वो खराब हो चुका था, जिसको वो बेच नहीं सकते, लेकिन फिर भी ब्रिटिश उनसे टैक्स मांग रही थी। तो उस टैक्स में जो उनकी पेनल्टी थी उसकी माफी के लिए वहां पे गांधी जी को बुलाया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ 1916, 17, 18 ये कुछ 2-3 सालों में ही कहीं ना कहीं गांधी जी ने कुछ सत्याग्रह किए और वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे। और उन्होंने, आप गौर से देखोगे, जितने भी सत्याग्रह किए वो रूरल एरिया में किए, यानी कि फार्मर लेवल में किए, जिसकी वजह से वहां की जो पॉपुलेशन थी, जो लोग काफी ज्यादा अनकनेक्टेड थे शहरों से, वो कहीं ना कहीं गांधी जी से कनेक्टेड हो गए, क्योंकि पहली बार ऐसा कोई बंदा आया था जो उनके लिए काम कर रहा था, जो उनकी भलाई के लिए काम कर रहा था। अब हुआ ये कि गांधी जी पर्टिकुलर कुछ कुछ एरिया में काफी ज्यादा फेमस हो गए। अब जैसे कि आप जानते हो वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के मन में डर आया, जैसे यूरोपियन कंट्रीज लड़ रही थी आजाद होने के लिए, फ्रीडम के लिए, कहीं इंडिया भी ना लड़ने लगे और इंडिया हम पे हमला ना कर दे। इसके लिए ब्रिटिश ने एक लॉ पास किया। वो लॉ का नाम है रॉवेल्ट एक्ट। अब ये जो रॉवेल्ट एक्ट था, इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो हिंदी में इसको काला कानून भी कहा जाता है। ये लॉ में है क्या? इस लॉ में ये कहा गया है कि अगर कोई भी इंडियन कहीं पर भी, रास्ते में, मार्केट में, कहीं पर भी 3 से ज्यादा नंबर में खड़े हैं, यानी कि 3-4 लोग मिलके खड़े हैं और वो लोग बातचीत कर रहे हैं, तो आप उनको अरेस्ट कर लीजिए। जी हाँ, जैसे कि अभी रिसेंटली हमारा 2 साल पहले कोरोना वायरस हुआ था, जहां लॉकडाउन लगा था, तो आपने एक सुना होगा सेक्शन 144 लागू किया गया है। सेक्शन 144 क्या लागू किया गया है कि आप ग्रुप में कहीं जा नहीं सकते, आप ग्रुप में कहीं रह नहीं सकते। तो ये वाला जो सेक्शन 144 कहीं ना कहीं यहीं से क्या हुआ है, इंस्पायर हुआ है। जैसे कि रॉवेल्ट एक्ट में क्या कहा गया था कि कोई भी इंडियन लोग 2 हैं तो ठीक है, लेकिन 3 या 4 खड़े होके बात कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो सकता है बात, कहीं पर भी अगर वो बात कर रहे हैं, तो आप उनको ऐसा सस्पेक्ट मानोगे कि वो लोग हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं, और इस सस्पेक्ट में आप उनको 2 से 3 साल के लिए जेल कर सकते हो। और जिस इंडियन को आप जेल में डाल रहे हो, वो इंडियन अपने बचाव के लिए, अपने डिफेंड के लिए कोई केस भी नहीं लड़ सकता। तो आप देख सकते हो ऐसे लॉ बनाए गए थे, और इस लॉ को इसीलिए काला कानून कहा जाता है। और मेनली ये जो रॉवेल्ट एक्ट था, ये रॉवेल्ट एक्ट इंडिया के वेस्ट और जो नॉर्थ वाले हिस्से हैं वहां पे ही लागू ज्यादा किए गए थे, जिसकी वजह से इंडिया का वेस्ट और जो नॉर्थ वाला पार्ट था वो ठप पड़ गया। क्यों? कितने भी मूवमेंट्स होते हैं अब वो हो ही नहीं सकते। अगर कोई भी बाहर आता, ब्रिटिश किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देती। अगर कोई भी किसी एरिया का लीडर है तो उसको पकड़ के जेल में डाल दो, ऐसे रूल पास हो गए। और जो इंडियन बेचारा जेल में गया है उसके पास तो इतनी भी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो क्या कर सके, अपने बचाव के लिए, अपने डिफेंड के लिए कोई केस लड़ सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पूरी इंडिया थी वो ब्रिटिश से कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई। तो गांधी जी ने क्या कहा, पूरे कंट्री में, यानी कि इंडिया में जितने भी गांव, शहर सब थे, वहां सब ऐलान कर दिया कि इस रॉवेल्ट एक्ट के खिलाफ हम लड़ाई करेंगे। वो हाथापाई या बंदूक वाली लड़ाई नहीं, वॉर वाली लड़ाई नहीं, सीधा क्या लड़ाई करेंगे, हम इस रॉवेल्ट एक्ट के खिलाफ है, इसीलिए हम हड़ताल करेंगे। कब उन्होंने कहा? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि हम हड़ताल करेंगे, कोई भी काम पे नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हें ये रॉवेल्ट एक्ट पसंद नहीं है, रॉवेल्ट एक्ट को वापिस लिए लो। अब यही जब रॉवेल्ट एक्ट लागू होना, गांधी जी के इसके खिलाफ जाना, तो ये लड़ाई चल ही रही थी। तो आप देख सकते हो कि 6 अप्रैल को अनाउंस किया, वहीं पे 13 अप्रैल 1919 आप जानते हो अमृतसर का एक गांव था, जहां पे अमृतसर यानी कि पंजाब में 13 या 14 अप्रैल को हम बैसाखी मनाते हैं। वो हम एक ऐसा फेस्टिवल बनाते हैं। तो जो गांव के लोग थे
उनके पास कनेक्टिविटी ही नहीं थी, उनके पास नेटवर्क ही नहीं था कि उन्हें पता चल सके कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। तो बैसाखी का टाइम आया, एक गांव था, गांव में मेला लगे, सारे लोग साथ में आने लगे, घूमने लगे, फिरने लगे, अपने फेस्टिवल को मनाने लगे। आधे लोगों को पता ही नहीं था कि कुछ लॉ पास हुआ है, आधे लीडर्स थे जो इस मौके का फायदा उठा के शायद जो भी मूवमेंट उनको आगे फॉरवर्ड करना था उसकी प्लानिंग करने लगे। तो यहाँ पे हुआ ये कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के एक गांव में क्या होने लगा, मेला लगने लगा। तो वहां के जो ब्रिगेडियर थे, यानी कि वहां पे जो ब्रिटिश ऑफिसर तैनात थे जिनका नाम था जनरल डायर, उनको पता चला कि इंडियंस लोग अपना फेस्टिवल बना रहे हैं, यहाँ पे मेला वेला लगा है, और बाजू के एक ग्राउंड में बहुत ज्यादा लोग, कुछ 400-500 लोग, लगभग ऑफिशियली नंबर नहीं पता, 400-500 लोग मिलके बैठ के मीटिंग कर रहे। तो यहाँ पे जो जनरल डायर थे उनको गुस्सा आया, क्यों कि अभी अभी तो रॉवेल्ट एक्ट पास किया गया था जिसमें साफ साफ बोला गया था कि 3 से ज्यादा लोग साथ में नहीं आ सकते, और वहीं पे पूरा गांव साथ में आया है। तो जनरल डायर ने बिना सोचे समझे, जलियांवाला बाग एक ग्राउंड का नाम था जहाँ पे कुछ 4-4, 6-6 फीट की दीवारें थी, जहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट था, वहां पे वो गए, उन्होंने एग्जिट एंट्री को बंद किया, ब्लॉक किया, वहां के लोगों को कुछ वार्निंग नहीं दी और सीधा ओपन फायर कर दिया, जहाँ पे बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत, पता नहीं कौन कौन, मतलब वहां पे ऐसी कोई जान बची ही नहीं कि कोई जी सके। वहां पे तकरीबन ऐसा बोला गया कि 400 लोग मरे गए, तो ऑफिशियल नंबर दिया गया है 400, एक्चुअली कितने नंबर थे वो आज तक पता नहीं चले। आपने उधम सिंह देखी होगी विकी कौशल की, उसमें जलियांवाला बाग की ये स्टोरी बताई गई है। तो वहां पे कुआं भी था, सूखा कुआं, जहाँ गोलीबारी से बचने के लिए बहुत ज्यादा लोग कुएं में कूद गए। तो जनरल डायर को ये भी लगा कि भाई कुएं में कोई जिंदा तो नहीं बचा, तो उन्होंने कुएं में भी ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे आप जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट देख रहे हो वो काफी ज्यादा इनह्यूमन था, वो बिल्कुल सही नहीं था। तो जब ये वाला जलियांवाला बाग हुआ तो गांधी जी और ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने सीधा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऐलान कर दिया। तो आप समझ गए होंगे सबसे पहला क्या, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि पहले वो चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह किया जहाँ वो इंडिगो के लिए लड़े, मतलब इंडिगो ना होगा इसके लिए उन्होंने फार्मर को सपोर्ट किया। फिर उन्होंने अहमदाबाद में 1918 में लड़ाई की, फिर खेड़ा में उन्होंने सत्याग्रह किया। उसी दौरान 1919 में इंग्लैंड ने रॉबर्ट एक्ट लॉ पास किया जो काफी ज्यादा गलत था, काफी ज्यादा खराब था, जिसके खिलाफ गांधी जी ने 6 अप्रैल को पूरा डिक्लेयर कर दिया कि हम हड़ताल करेंगे, कोई काम पे नहीं जाएगा, कोई कुछ काम नहीं करेगा, सारी दुकानें बंद होगी, सब हड़ताल करेंगे। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के एक गांव में मेला लगा, क्यों, क्योंकि उनका फेस्टिवल था बैसाखी, और जनरल डायर को पता चला कि यहाँ पे मेला लगाए जा रहे हैं, नेशनलिस्ट लीडर है, उनको लगा कि नेशनलिस्ट लोग आके मीटिंग कर रहे हैं ब्रिटिश के खिलाफ। तो इस शक के कारण उन्होंने वहां पे जितने भी लोग थे सबके ऊपर ओपन फायर करके उन सबको गोली मार दी। जब गांधी जी को पता चला कि रॉबर्ट एक्ट के नाम पे इतने लोगों को मारा जा रहा है, तो गांधी जी ने ठान लिया कि अब तो इस ब्रिटिश रूल को क्या करेंगे, हम निकाल के ही रहेंगे। और उसी दौरान उन्होंने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया, स्टार्ट किया। अब जब वर्ड आता है नॉन कोऑपरेशन, तो नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है कोऑपरेट नहीं करना, यानी कि समझो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम कौन करते हैं, हम ही करते हैं। जैसे कि वो तो सिर्फ ऑर्डर देते हैं ना, बड़े पोस्ट में बैठ के ऑर्डर दो, लेकिन अंदर का काम कौन करता है, ट्रेन का ड्राइवर कौन होगा, इंडियन होगा, वहां जाके जो भी काम है, साफ सफाई का हो, कुछ भी काम हो सकता है, वो सब कौन करते हैं, इंडियन करते हैं। अगर लोग काम ही नहीं करेंगे तो ब्रिटिश अपना काम कैसे करेगी। इसीलिए यहाँ पे गांधी जी ने सिंपल बोल दिया, उनको लड़ाई नहीं करना था, उनको मारा पीटी नहीं करना था, उनको सिर्फ नॉन वायलेंसली अपने सच की राह पे चल के बिना किसी को तकलीफ दे अपना मूवमेंट करना था। तो उन्होंने सारे नेशन में बोल दिया कि कोई भी ब्रिटिश का काम नहीं करेगा, ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा और उनके सामान को यूज भी नहीं करेगा। और यहाँ पे ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल ही रहा था,
इतने में इंडिया में एक और मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। अब ये खिलाफत मूवमेंट कहाँ से आया? तो खिलाफत मूवमेंट का जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह से है कि टर्की का राजा था ओटोमन। अब मैंने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश ने ओटोमन राजा को हरा दिया। ओटोमन राजा को हरा दिया। जो ओटोमन राजा था, वर्ल्ड वाइड जितने इस्लामिक लोग थे वो उनको बहुत मानते थे। क्यों? क्योंकि ओटोमन ने अपने रिलीजियस के लिए काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। चाहे मॉस्क्यू बनाना हो, मस्जिद बनाना हो, स्कूल बनाना हो, कुछ भी करना हो, इस्लाम को उन्होंने काफी ज्यादा प्रमोट किया। तो जितने भी इस्लामिक लोग थे वो ओटोमन को काफी ज्यादा मानते थे। लेकिन जब ब्रिटिश ने ओटोमन को हरा दिया तो ब्रिटिश ने उनके बनाए गए हुए जितने भी मॉस्क्यू या मस्जिद थे उन सब पे ताला मार दिया और उनकी काफी ज्यादा इंसल्ट भी की, जिसके वजह से जितने भी इस्लामिक लोग थे वो ब्रिटिश के दुश्मन बन गए। तो इंडिया में भी मुस्लिम लोग थे जो इस्लाम को फॉलो करते थे, तो उनके नजर में भी जो ब्रिटिश थी वो क्या होने लगी? गलत साबित होने लगी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने उनके राजा के साथ काफी ज्यादा गलत काम किया। तो यहाँ पे जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया? खिलाफत मूवमेंट। इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो मोहम्मद अली, शौकत अली, जिन्हें अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट क्या किया? स्टार्ट किया। गांधी जी को लगा कि माहौल अच्छा है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को एक किया जा सकता है। तो यहाँ पे गांधी जी ने खिलाफत ब्रदर्स के साथ जाके दोनों मूवमेंट को क्या कर दिया? साथ में ला दिया। और दोनों को साथ में ला के दोनों ने अपना सेम क्या मकसद बनाया कि यहाँ से कलोनियल रूल का मतलब होता है जो ये ब्रिटिश हम पे राज कर रही है ना, इस रूल को क्या करना है? निकालना है। अब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये तो देख लिया कि मूवमेंट था क्या, मूवमेंट में क्या क्या काम करना है अब वो देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ऐलान कर दिया गया था जितने भी स्टूडेंट्स है, चाहे वो स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, कोई भी स्टूडेंट है, वो कोई भी स्कूल या कॉलेज में नहीं जाएंगे, ब्रिटिश के स्कूल या कॉलेज में नहीं जाएंगे, अटेंड नहीं करेंगे। सारे लॉयर्स लोगों को बोला कि कोई कोर्ट नहीं जाएगा, कोई कुछ काम नहीं करेगा। सारे वर्किंग क्लास यानी कि पीजेंट, लेबर, वर्कर, कंस्ट्रक्शन काम, कुछ भी काम हो सकता है, सारे कारीगर, सारे काम करने वाले लोगों को बोला कि कोई काम पे नहीं जाएगा, सब हड़ताल में जाएंगे। सारे फार्मर्स लोगों को बोला कि आप कोई भी टैक्स नहीं भरोगे। और ये जो मूवमेंट था ये ऐसा पहला मूवमेंट था जिसमें बहुत ज्यादा भीड़, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, मेन, वुमेन, स्टूडेंट्स, जितने भी लोग थे सब पार्टिसिपेटेड थे। पहली बार ऐसा मूवमेंट हुआ था जो रूरल एरिया की भीड़ को, वहां की पॉपुलेशन को उन्होंने कनेक्ट कराया था। और पहली बार ब्रिटिश को लगा कि बाबा ये जो मूवमेंट चल रहा है ये बहुत ही ज्यादा हैंडल करना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे मूवमेंट में डर के ब्रिटिश ने क्या किया, जितने भी लीडर्स लोग थे जो मूवमेंट को अलग अलग एरिया में चला रहे थे, उन सारे लीडर्स को और लीडर्स के बाप को यानी कि गांधी को, सबको उन्होंने जेल में डाल दिया। तो यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बैकग्राउंड के बारे में देखा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है वो भी देखा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या करना है वो भी हमने देखे। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद भी हो गया था 2 साल बाद 1922 में। क्यों बंद हुआ था वो देखते हैं। तो गोरखपुर में एक गांव है जिसका नाम है चौरी चौरा। तो चौरी चौरा में क्या हुआ कि वहां पे जो वहां के लोग थे वो दारू की दुकान यानी कि अल्कोहल की दुकान को बंद करा रहे थे स्ट्राइक की वजह से। और वहां की जो ब्रिटिश की पुलिस थी उन्होंने वहां पे लाठीचार्ज कर दिया गांव वाले लोग पे। और जो लाठीचार्ज था वो काफी ज्यादा थोड़ा भयानक था, बहुत लोगों को थोड़ी सीरियस चोट आ गई। तो वहां के जो चौरी चौरा के गांव के लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा गए और वहां के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। और वहां पे कुछ लगभग कहा जाता है 22 पुलिस वाले थे जो वहां पे जिंदा जल गए। तो जब गांधी जी को पता चला कि उनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम पे ऐसा भी हो रहा है, ऐसा वायलेंस हो रहा है, तो उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि मैं अभी इसी वक्त इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या करता हूँ, बंद करता हूँ। तो फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन
मूवमेंट ऑफिशियली विड्रॉल हो गया। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा के जो फार्मर्स या जहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने 22 पुलिस वाले लोगों को जिंदा जला दिया। तो ये जो एक्ट हुआ जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ। तो इस पूरे वीडियो में हमने देखा महात्मा गांधी जी के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, कैसे वो इंडिया में आए, कैसे उन्होंने अपना धीरे धीरे उन्होंने अपना काम किया। तो आगे आने वाले वीडियो में हम और भी चीजें पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए